नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। पॉलिटिकल किस्से सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं कुछ महीनों में, तो ये ख्याल आया और आप दर्शकों का दबाव भी आया कि इस बार मुकम्मल ढंग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के भी किस्से सुनाए जाएं। जब हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची निकाली, कुल जमा 21, तो हमें लगा कि कुछ मुख्यमंत्री इतनी दफ़ा मुख्यमंत्री बने हैं, इतने कद्दावर नेता हैं कि एक एपिसोड में तो उनकी बात आ ही नहीं पाएगी। तो तय हुआ कि उनके ऊपर 2 एपिसोड बने। उस सूची में ऐसा ही एक नाम है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का। जब हमने उनके पॉलिटिकल प्रोफाइल को चेक करना शुरू किया तो पता चला कि सहारनपुर की हरोरा सीट है, जहां से वो 2 दफ़ा विधायक रही, 1996 से 2002 तक, और फिर 2002 में भी यहां से वो चुनाव जीती। लेकिन अब ये विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। 2008 में डिलिमिटेशन होता है, नए सिरे से विधानसभाओं का नामकरण भी होता है और विधानसभा बन जाती है सहारनपुर देहात। ये सहारनपुर देहात का पिंजौरा गांव है, जो अब सहारनपुर के नगर निगम बनने के बाद एक वार्ड में तब्दील हो चुका है गांव। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति भी लगी हुई है और वो नारा जो उनके साथ चस्पा है, जय भीम जय भारत का। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सहारनपुर आया था तो एक बड़ा राजनीतिक सवाल मेरे सामने था। वो सवाल ये है जिसका जवाब शायद मुझे सहारनपुर से मिले कि जो दलित समाज है, क्या वो बसपा के साथ है, क्या वो चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, या वो भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस जैसे तमाम जो दूसरे दल हैं उनकी दावेदारियों पे यकीन कर रहा है। इसी सवाल का जवाब तलाशते तलाशते और उत्तर प्रदेश का नौजवान क्या चाहता है, उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, इन सब पे बात करने के लिए हम पिंजौरा आए हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ मित्र से मिलिए, नौजवान जिन्होंने हमें यहाँ पे होस्ट किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव नोटियाल है। संजीव जी, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। पेशे से एडवोकेट? जी जी जी। अच्छा। और कुछ समाज सेवा का भी काम करते हैं, मुझे बताया गया। ये हमारी सतनाम चैरिटेबल ट्रस्ट चलती है, जो कि पूरे भारतवर्ष में काम करती है निःशुल्क ब्लड डोनेशन का, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का, और भी। चलिए, बढ़िया बात है। तो जो मैंने आपको वो बात रखी कि एक जो दुविधा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के सामने कि बसपा या आज़ाद समाज पार्टी, आपका इस पे क्या सोचना है वकील साहब, या कोई और दल? नहीं, देखिए, ये सहारनपुर तो 7 की 7 विधानसभा एक समय में यहाँ पर बसपा की निकल के आती थी, लेकिन अभी ग्राफ थोड़ा गिरा है। वो गिरा है कुछ हमारे जो स्थानीय नेता हैं उनकी वजह से। आज आप देहात विधानसभा के गांव पिंजौरे में आए हैं और यहाँ की स्थिति वो है कि यहाँ हमारे जो बसपा के विधायक रहे हैं उन्होंने कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, और यहाँ पर बसपा फिर से मजबूत स्थिति में उभर के आई है। आपने देखा है कि यहाँ पर जो जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहुजन समाज पार्टी की सीटें निकली और फिर से हमारा ग्राफ ऊपर हुआ है और यहाँ पर बसपा की स्थिति बहुत मजबूत है। आपने कहा कि ज़िला पंचायत चुनाव में बसपा की सीटें निकली, लेकिन अभी मैं यहाँ से पहले एक दूसरे गांव में था तो उन्होंने कहा कि बसपा के ज़िला पंचायत सदस्य जीते, लेकिन फिर बसपा ने ज़िला पंचायत अध्यक्ष में दावेदारी नहीं की, तो कई भाजपा की तरफ चले गए, बाकी दूसरी तरफ चले गए। तो इसकी नाराज़गी जता रहे थे वो। नहीं, इसका ये है कि बसपा के जो हमारी सुप्रीमो है बसपा की बहन जी, उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि ये छोटे चुनाव में हम इस बार 2022 पे फोकस करेंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद हमारे ही जिला पंचायत सदस्य दोबारा से चुनाव करा करके हम फिर अपने जिला पंचायत सदस्य बनाने का काम करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा फोकस। आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि मायावती जी ने कहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनती है तो जिला पंचायत के चुनाव दोबारा होंगे? नहीं, दोबारा का मतलब नहीं, दोबारा नहीं होंगे। मतलब ये है कि जब हमारा मुख्यमंत्री होगा तो जितने भी जिला पंचायत सदस्य होंगे वो हमारे अंडरटेकिंग यानी कि काम करेंगे। हमें फोकस 2022 पर करना है। ये जिला पंचायत के क्षेत्र के चुनाव है, ये पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होते। यहाँ पर निर्दलीय भी लोग जीते हैं, जितने भी पार्टी बेस्ड के जीते उससे भी ज़्यादा लोग निर्दलीय जीत करके सामने आए हैं। तो ये फेस वैल्यू के चुनाव होते हैं, इन पे पार्टी विशेष का कोई महत्व नहीं होता। अच्छा, ठीक है। चंद्रशेखर, जिनकी आज़ाद समाज पार्टी है, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? चंद्रशेखर अभी उन्होंने नई पार्टी बनाई है और अच्छा काम कर रहे हैं। हर आंदोलन में वो शरीक होते हैं, बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक स्टैंड में आप लोग देखना चाहेंगे तो राजनीति में बहन जी से बड़ा दलित समाज का कोई नेता अब तक उभर के नहीं आया है, और उनके बाद कोई आएगा तो उसका भी पता नहीं। जब तक बहन जी है तब तक बहुजन समाज पार्टी की
वही मेन रहेंगी और मुखिया भी वही है और वही चलाएंगे उत्तर प्रदेश को, वही चलाएंगे। वही चलाएंगे। एक आखिरी सवाल और फिर नौटियाल साहब हम लोग दूसरे लोगों के पास जाएंगे कि 2007 से 2012 तक बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, ठीक। हालांकि उसके पहले भी बहन जी ने 3 बार शपथ ली थी, लेकिन कभी भी 1 साल का भी पूरा कार्यकाल नहीं रहा। 5 साल पूरे बहुमत से सरकार चलाई। उसके बाद 2012 विधानसभा हारे, 14 लोकसभा हारे, 17 विधानसभा हारे और 19 की लोकसभा में भी सपा से गठजोड़ किया, तब 10 पे पहुंचे। तो कई लोग इस पर माथापच्ची करते हैं कि ये बसपा के डिक्लाइन की, ग्राफ के गिरने की वजह क्या रही, क्या राजनीतिक वजह रही? राजनीतिक वजह तो देखिए, स्थानीय नेता जो लोग हैं ना, अब एक जगह मुख्यमंत्री तो हर जगह पहुंच नहीं सकता। मुख्यमंत्री जो विधायक बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने क्षेत्र की समस्या सुन करके वहाँ पर काम करने का काम करे। जब यहाँ के जो स्थानीय नेता है वही हमारे लोगों के बीच नहीं पहुँचने के, उनकी समस्या नहीं सुनने के, तो ये ग्राफ हमेशा कोई भी पार्टी हो, आप लोगों ने देखा बीजेपी पार्टी लगभग 10 साल से अभी सत्ता में आई है, उससे पहले 41 साल लग गए उनको सत्ता मारने के लिए, और हम लोग तो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जो हमारी बहन जी है। तो इस बार भी फिर से लोगों का रुझान चेंज हो रहा है, बसपा का पूर्णतः बसपा दोबारा से आने का प्रयास। सपा से गठजोड़ के सवाल पे क्या सोचते हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था? 2019 के चुनाव में जो गठजोड़ हुआ था वो स्थिति, वो देखिए एक राष्ट्रीय लेवल के नेताओं का अपना व्यक्तिगत, उनका कार्यकर्ता भी तो कुछ सोचते होंगे। कार्यकर्ता सोचते हैं, कार्यकर्ता अपने जो क्षेत्र के लोग हैं वो उनके मुद्दों को सोचते हैं कि हम लोग कैसे अपनी जो पार्टी को मजबूत करने का काम करें। तो वकील साहब, आप तो दलीलें देते हैं कोर्ट में, बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ कि आप बसपा के कार्यकर्ता हैं, ठीक। जब सपा और बसपा का गठजोड़ हुआ, पर्टिकुलर मैं किसी का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक जागरूक वोटर हूँ, पर्टिकुलर। चलिए, जागरूक वोटर हैं, तो जागरूक वोटर के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सपा बसपा के गठजोड़ पर आपकी क्या राय थी, या अभी क्या राय है? अभी ये राय है, सारा उत्तर प्रदेश में इस तरह का शासन चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तमाम मुद्दों पर जो अभी सरकार है वो फेल है, और अगर कोई भी सरकार आएगी तो वो गठजोड़ से आएगी। सभी लोग अपनी अपनी तरह से, कोई भी सरकार आएगी तो गठजोड़ की आएगी, गठजोड़ से आएगी, कोई भी सरकार आएगी तो गठजोड़ से आएगी। अकेला कोई भी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता। स्थिति इस तरह से डाउन होगी। बीजेपी जो सरकार है वो पूर्णतः शासन जो है, आप लोग देख रहे हैं जगह जगह दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, और नौकरियां, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज सरकार, पहले महंगाई देख लो आप, पेट्रोल देख लो आप कितना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल, आप लोग जो है सब, रसोई गैस 450 का सिलेंडर आज 1000 रुपये में आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब सरकार की नीतियाँ हैं, उन सब से त्रस्त होकर के जनता अब एक नई सरकार चुनने का काम करेगी। ठीक बात है। हाँ चाचा, क्या बोल रहे हैं? जी मैं ये बोल रहा, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो सरसों का तेल 100 रुपए था, अब 200 रुपए किलो है। और जी सरकार बैठी हुई गुंगों की तरह देख रही, गरीब को बहुत मजबूरी का फायदा ठा रही, ये है चक्कर। तो कौन सी सरकार ऐसी थी जिसने गरीबों का ख्याल रखा? कांग्रेस सरकार सबसे ठीक थी जी, झंडियां लगवा दी उन्होंने गट्टों में, कांग्रेस सरकार ने। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, अब कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा महंगाई पर, महंगाई चाहे जितनी बढ़ रही। ये बताओ चाचा, और जी हाँ, एक इन स्कूलों को जो सरकारी स्कूल है, इनको क्यों नहीं बना रखा है इंग्लिश मीडियम? जो सरकारी आदमी है उसे भी राशन मिल रहा, और जो काश्तकार है उसे भी राशन मिल रहा। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। राशन जो मिलना चाहिए वो गरीब आदमी के लिए मिलना चाहिए। तो मैं आपसे बस एक सवाल, आपका नाम क्या है? नाथीराम। नाथीराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि इंदिरा गांधी के ज़माने में कांग्रेस की सरकार बड़ी अच्छी थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई मुश्किल से नाम लेता है। हालांकि जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, सहारनपुर देहात में, वहाँ से कांग्रेस के मसूद अख्तर विधायक हैं, लेकिन ये पूरा सहारनपुर ज़िला आपको बता देगा कि उसमें कांग्रेस की महत्ता नहीं है, क्योंकि वो इमरान मसूद के सिपहसालार हैं और कांग्रेस और सपा का यहाँ गठजोड़ था, तो उस हिसाब से विधायक जी की विधायकी हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ नाथीराम जी आपसे कि आपने जैसे कहा कि इंदिरा गांधी के ज़माने में कांग्रेस बड़ी चिंता करती थी, फिर कांग्रेस इतनी कमज़ोर कैसे हो गई यहाँ पे सहारनपुर में या उत्तर प्रदेश में? देखो जी, ये तो
पासा है, पलटता रहता है। ये राजनीति के लोग हैं, ये दांव पेच लड़ते रहते हैं। बहुत से सरकार को खरीद लेते हैं, विधायकों को खरीद लेते हैं, तोड़ बट्टा करते हैं। अब हम तो यहीं रह जाते हैं, वोट डालने तक ही सीमित रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैसी सरकार चलाई 4.5 साल? योगी आदित्यनाथ में ये सरकार चलाई है कि इसमें बदमाशी नहीं रही, बस जैसे कि लूट लेते रास्ते में आने जाने वाले को, ये नहीं रही। अखिलेश यादव की सरकार कैसी थी? अखिलेश यादव की इतनी बढ़िया सरकार नहीं आई थी जितनी बढ़िया मायावती की भी सरकार ठीक थी, लेकिन अखिलेश की इतनी बढ़िया सरकार नहीं है थी। उसमें गुंडागर्दी, मंडी सब्जी मंडी में स्टैंड वैसे ही खुले हुए थे। अब इस सरकार में भी ये हो रहा, तो ये अरे नहीं, चुप क्या कहे। अरे एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए, बात कर रहे हैं। अब पन्नी जो बेच रहा, सब्जी वाला बेच रहा, वो फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते, वहां बैन क्यों नहीं लगा रहे? ये मजदूर को भी पकड़ के क्यों लूट रहे हैं? ठीक बात कह रहे हो कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप उस गरीब ठिलिया वाले पे क्यों कार्रवाई कर रहे हो जो पॉलीथीन में फल रख के सब्जी रख के बेच रहा है? अगर आप इतने ही सिंसियर हो और इतने ही ताकतवर हो, आप सरकार हो, तो जाके उन फैक्ट्रियों पे छापे मारो जहां से ये बन के आती हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रविंदर जी, क्या करते हैं आप? जी मैं पैसे से एक ड्राइवर हूँ। ड्राइवर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं, मैं आपके साथ हूँ, सहयोगी हूँ आपका। आप मेरे सहयोगी हैं? अरे वाह, और मौज में भी दिख रहे हैं ये, हैं? पूरी मौज में है। हाँ जी जी, नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? धर्मपाल और बिट्टू। धर्मपाल और बिट्टू। बिट्टू जी, क्या करते हैं आप? मैं स्कूल की गाड़ी पे जाऊँ हूँ। स्कूल की गाड़ी पे जाते हैं? मान लो फिलहाल तो 2 साल होने को हूँ, सैलरी मिल नहीं रही। अप्रैल के महीने की आधे महीने की तनख्वाह दी माल को ना, उसके बाद फिर एंड हो गया, कोई पता नहीं है। अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है? वो तो मिल रहा। है। हाँ जी। और गांव में कुछ अच्छा बुरा कुछ हुआ? एक तो आपकी रोजी रोटी का संकट है, वो समझ में आ रहा है। हाँ जी। और क्या दुख तकलीफ है? दुख तकलीफ तो वो है, बस सुख शांति से बीवी बच्चे हम सुख शांति रहे बस। और सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो बढ़िया ही चल रही है वैसे तो। बढ़िया ही चल रही है। कोई नेता अच्छा लगता है आपको बिट्टू जी? नेता तो मोदी चल रहा फिलहाल तो। मोदी चल रहा है? हाँ। क्या वजह है, क्यों चल रहा है मोदी? पेंशन बांध रखी है सबने किसानों का, और वही तो हिसाब है। सुनो, ये क्यों सब पे चिल्ला रहे हैं, क्या वजह है? हैं? अच्छा, तो आप कह रहे हैं पेंशन बांध रखी इसलिए? हाँ जी। हाँ जी भैया, आप आइए, बड़ी अच्छी स्मार्ट टी शर्ट बन रखी है। आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर। आप पढ़ाते हैं अनअकैडमी में? देखिए भाई, अनअकैडमी में आपका प्रचार कर रहा हूँ, तो आप भी हमारा ख्याल रखिए, मुफ्त में कर दिया। क्या नाम है आपका? जी अजय कुमार। अजय जी, क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्या हो गया भाई नोटियाल साहब, क्या समस्या है उनको? ड्रिंक। अरे राम राम। अजय राइट? जी जी जी। क्या पढ़ाई लिखाई की अजय आपने? जी वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और लेकिन उसके बाद अपना खुद से पढ़ाई किया और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पिछले 2 साल से अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ। 2 साल से अनअकैडमी में क्या पढ़ा रहे हैं आप? जी पीसीएस कैटेगरी में मैथ्स और रीजनिंग। पीसीएस कैटेगरी में आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं? यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी भी है, समूह गए वाली जो होती है ना, वो भी लेखपाल हो गया, ये छोटे छोटे जो पद हैं उनमें से पढ़ाते हैं। एक सेकंड, इनको थोड़ा सा कुछ, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा है कि अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो सुनेंगे। नहीं वो उन्होंने, आप हमें तो नौटियाल जी से पूछ लीजिए आप। नहीं ऐसे नहीं बदतमीजी नहीं ना, वो हमें खुद नौटियाल जी बोल गए हैं कि वो ड्रिंक किए हुए हैं, तो उससे गाँव की छवि खराब होती है अगर कोई शराब पी के बात करेगा कैमरे पे, है ना? मैं अजय से बात कर रहा हूँ, जो आप लोग बात करिए जिसको। जी जी। हाँ जी अजय जी। तो अजय ये बताइए, आपने भी कभी खुद पीसीएस की तैयारी की? हाँ बस अभी ये है कि पीसीएस लेवल की तो नहीं की, लेकिन हाँ ये है कि जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे। और लेकिन मैं अपना अभी सोच रहा हूँ कि छोटी कोई जॉब में निकल जाए। पिछले साल यूपी पुलिस एसएससी फर्स्ट टाइम 2 एग्ज़ाम दिए थे, दोनों ही मैंने क्लियर किए थे। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं,
बहुत ही अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। सरकार ये दावा करती है कि हमसे पहले जो सरकारी भर्तियां होती थी उसमें बड़ी गड़बड़ियां होती थी। कोई इल्ज़ाम लगाता है कि जाति विशेष को प्रेशर दिया जाता था, कोई इल्ज़ाम लगाता है कि साहब भेदभाव होता था, पैसा चलता था, इस तरह का। तो सरकार का दावा है कि हमने फेयर किया। हालांकि बीच बीच में ऐसी भी शिकायतें आती हैं। हमारे साथी यहाँ गौरव है, रंगरूट के एडिटर, जिसमें कई नौजवान शिकायत करते हैं कि साहब ये पेपर ठीक से नहीं हुआ, इसकी नियुक्ति नहीं हुई। आपका क्या मानना है सरकारी भर्तियों के बारे में? पेपर की अगर मैं बात करूँ आज के समय में चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हालांकि एसएससी और यूपीएससी और बैंक लेवल के जो एग्ज़ाम हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद इसमें तो काफ़ी पारदर्शिता है, लेकिन जो ये छोटे लेवल जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें होता है और मतलब सभी लोग इससे जागरूक है। इसमें कोई अभी तक इतना मतलब सरकार नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी अगर हम ये भी बात करें UPSSC पैट का एग्ज़ाम हुआ, लगभग 20 लाख बच्चों ने फार्म भर रखा था, 17 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर की हालत इतनी ख़राब थी, कुछ बच्चे तो मतलब ऐसे तालाब से गुजरे थे, अगर आपने देखा होगा। जी, अभी हाल ही में तो हुआ था ना ये। हाँ, अगर आपने देखा होगा तो बच्चे तालाब से गुजरे थे, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी सही से। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इतनी पारदर्शिता भी नहीं है, पहले के मुकाबले इतना कुछ हो नहीं पाया देखो पढ़ाई के लेवल में। दूसरी बात देखो 2 साल से हो गया, कोरोना हो गया, तो बच्चे भी घर हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे, तैयारी नहीं कर पा रहे, कोई जॉब नहीं आ पा रही। अगर मैं भी बात करूँ UPPCL टेक 4102 वैकेंसी 2019 में आई थी, जिसका हम भी मतलब फॉर्म भरने के लिए तैयार थे। TG2 का वैकेंसी था, लेकिन मोदी जी के चुनाव थे 2019 का, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ गया, क्योंकि बीच में तो आचार संहिता लग गई थी, तो भर्ती पर रोक लग गई थी कि भाई उसके बाद करें, लेकिन जैसे ही चुनाव आया मोदी जीत गए और हमारी जो यूपी की वैकेंसी थी वो कैंसिल हो गई। आज तक उसकी मतलब लखनऊ में अभी हमारे जो साथी हैं प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या अजय इस तरह के जो मसले हैं वो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाते हैं? और सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा से मेरा तात्पर्य ये है कि हमने कई दफ़ा देखा है कि वोटर किसी चीज़ पे नाराज़ है, किसी चीज़ पे खुश है, लेकिन जब वो बटन दबाने जाता है तो एक वजह होती है जिसके बेस पे वो तय करता है। तो क्या ये मुद्दा बन पाता है नौजवानों के बीच? देखो सबसे बड़ी बात है, यूपी नहीं चाहे पूरे इंडिया की बात करता हो, अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान है उसको ये सोचना चाहिए कि जो वर्तमान में सरकार है क्या हमारे लिए वो अच्छी शिक्षा दे पा रही है, क्या वो हमें आगे हमारे बच्चों को आने वाली हमारी फ्यूचर को मतलब बना सकती है। अब स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ पे चुनाव हो जाए, अभी एक दूसरी बिरादरी का बोल दे कि भाई आज चल उसको वोट देना है, तो वो बिरादरी के नाम पे वोट कर देंगे। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण है यूपी के अंदर वो है बिरादरी का, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं जातिवाद में बहुत ज़्यादा बटाव। अभी आपने देखा भी होगा चुनाव हो रहे हैं लगातार, किसी ने भी एक बंदे ने शिक्षा के ऊपर किसी ने बात नहीं करी। क्या मतलब डेवलपमेंट है पूरे देश के अंदर, किसी ने ऐसी कोई बात नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ मैं देख रहा जो और भी चैनल है, चाहे वो ABP न्यूज़ है, आज तक है, लखनऊ में इनके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो ये करे कि ब्राह्मण को साथ लो, दलित को साथ लो, अरे किसको साथ लो भाई, पढ़ाई लिखाई की बात तो कर लो। जो नौजवान है उसकी कोई बात नहीं हो रही है। और ये जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो चाहे कोई भी सरकार है वो उसे पता है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, चाहे सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले, जो पढ़े लिखे नौजवान है वो वोट नहीं देंगे कतई भी। तो अजय मेरा अगला सवाल ये है कि पढ़े लिखे नौजवानों की फिक्र क्या उत्तर प्रदेश में कभी किसी पार्टी या सरकार ने की है, या युवा सबसे निराश है? देखो अगर पार्टी की बात करें तो कोई भी पार्टी आए थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालती है, देखो थोड़ी निकाल देती है, उसमें वो सोचते कि हमने बहुत कुछ कर दिया। हालांकि वादा तो 10 लाख का था, अब वो कहते कि आउटसोर्सिंग से हमने भर दिया। अब आउटसोर्सिंग में थोड़ा ही ना मतलब हम लोग जाएंगे, बताओ वहाँ पे तो 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, बताओ वो कोई सरकारी नौकरी थोड़ा ही ना है। अच्छा, तो आपका कहना है कि सरकार को सरकारी नौकरियां बढ़ानी चाहिए, लेकिन अजय सरकार ये कहती है कि साहब सरकारी नौकरियां तो अब घटती ही जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा। वो देखो कारण ये भी है, देखो ये हो सकता है क्योंकि देखो जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक उसका भी हो सकता है, क्योंकि एक सीट पर आज के समय में लाखों बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब मान सकते हैं उस बात को। अच्छा, ये बताइए, मायावती जी यहाँ से विधायक रही 2 दफ़ा, और जब दोनों ही दफ़ा विधायक बनी तो शुरुआत के कुछ महीनों में मुख्यमंत्री भी रही। यहाँ पे किस तरह के विकास कार्य हुए उनके मुख्यमंत्री रहते हुए? देखो थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी जो है पिछले 3-4 साल से ही मुझे मतलब थोड़ा सा समझ हुआ बाहर का। उससे पहले मेरे को मतलब ये मेरी इतनी ज़्यादा एज नहीं है, अभी मुश्किल से 21 या 22 साल मेरी एज है। अच्छा, तो इतना मुझे उसके बारे में। आप पहली बार वोट डालेंगे विधानसभा में? ये समझ लीजिए विधानसभा में तो फर्स्ट टाइम वोट डालूंगा। हालांकि एक वोट जो है वो जो मेयर के चुनाव हुए थे उससे मैं जरूर डाला था मैं। अच्छा, जो सवाल मैंने उनसे नौटियाल जी से पूछा था वही आपसे पूछूंगा कि क्या यहाँ के नौजवानों के बीच इस तरह का द्वंद्व है कि आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कोई और विकल्प है? देखो मेन तो यही है, देखो कोई भी पार्टी हो, हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जातिवाद पर आधारित हो रही। कोई भी शिक्षा की नहीं बात करो, इस मामले में आपने देखा भी होगा आपके दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नाम है, और हम तो यही चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी आए जो मतलब बच्चों की बात करे, उनके भविष्य की बात करें।
क्योंकि देखो अगर हम पढ़े लिखे लोग आज ऐसी बात नहीं करेंगे, कल को मतलब ऐसे जातिवाद में बैठ के वोट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों का आने वाले फ्यूचर का हम उसको बिगाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें सहयोग है। बहुत महत्वपूर्ण बात की उन्होंने। हाँ जी, जो बात है, क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार जी बोलिए। जी। अगर बात वोट की है तो वोट हम आज़ाद समाज को देने के, हम वोट देंगे बीएसपी को। इसका मेन रीज़न है कि भाई बीएसपी हमारी जो है बहुत पुरानी पार्टी है और हम उसी वोट देंगे। आज़ाद समाज पार्टी तो कल बनी और कल ही उसका कुछ भरोसा भी नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि आज़ाद समाज पार्टी ने एक बात ये भी तो कही कि भाई उससे पहले उसने एक बयान दिया था कि हम कोई अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने के। अब उसने कुछ ही दिनों बाद राजनीतिक पार्टी बना ली अपनी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फुल सपोर्ट है पूरे गांव का, आप हाथ उठा कर दिखवा लो कि जो हमारा जो सपोर्ट है बीएसपी को होगा, न कि आज़ाद समाज पार्टी को। आज़ाद समाज पार्टी से भ्रम में है कि हम उसे वोट देंगे, हम उसे वोट देते नहीं, 1% देते। हालांकि हाँ, अगर अधिकार की बात है तो हम उसके साथ है, लेकिन उसे अभी अपनी पार्टी जो है बनानी नहीं चाहिए थी। आज़ाद भीम आर्मी जो है वो थोड़ी भीम आर्मी ही, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी बनी। अच्छा, उसको भीम आर्मी रखना चाहिए था, गैर राजनीतिक। ताकि यानी कि उसे फिलहाल अभी पार्टी नहीं बनी, क्योंकि अभी तक जो हमारी पार्टी थी बीएसपी थी और हमेशा बीएसपी ही रहेगी। हालांकि आप हाथ ठुआ के देख लो, जितने आदमी खड़े किसे वोट देंगे तो आप एक फिर देखेंगे ना, तो सब बीएसपी के ही समर्थक मिलेंगे आपको। एक बात बताइए रजनीश जी, बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस, प्रदर्शन इतना खराब क्यों हो रहा है हर चुनाव में 2012 से? मेरा कहने का मतलब है चाहे उस तभी लाग जाए, नीचे चले जाए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप, भाई आपका वोट है, आपकी इच्छा है, आप जिसको दें, है ना, देश है, लोकतंत्र है, संविधान है। मैं आपसे, आप लोग विचार तो करते होंगे ना, चर्चा करते होंगे, तो क्या वजह है कि बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब हो रहा है? तो जी मेरा भी एक सवाल है कि ये जो आज़ाद समाज पार्टी है ये चुनाव में ही, यानी कि अब तक हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, वे अब तक जेल में कैसे पड़े? वे भी तो बाहर आ सके थे। ये आज़ाद बाहर आ गए, अभी तो आए होंगे जी, उससे पहले तो अंदर ही थे, वो बिहार के चुनाव थे उससे पहले अंदर थे ना। तो अब ये आज़ाद समाज पार्टी का जो हमारा चंद्रशेखर आज़ाद है, हम मानते हैं ये हमारा अच्छा आदमी है कि अच्छा हमारा है जी, है हमारा है, मानते हैं, लेकिन वोट इसे देने के, वोट इसी वजह से देने के क्योंकि जी ये एक हिसाब से आपको जो जेल से कैसे बाहर आ गए? कैसे आगे, हाँ मेन सवाल है जी। जी जी बताओ इस बात। आपको लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? साजिश है जी, क्या साजिश है बताइए? ये तो बीएसपी का वोट काटने वाली बात होगी, है नहीं जी। आएगा होता हो कि एट ए टाइम कैसे आदमी बाहर आ गए, यानी कि इस पर रासुका लगी हुई थी, रासुका के अंदर तो कोई आदमी जल्दी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन वो फिर भी बाहर आया, वो कैसे बाहर आ गया? ये तो एक सवाल बनता ही है। ये सिर्फ एक साजिश है बीएसपी की वोट काटने के लिए, लेकिन कुल मिला के जो बात है, ये आदमी भले ही हम, हाँ हालांकि मैं दिल से मानता हूँ भीम आर्मी को, सब मानते हैं भीम आर्मी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भीम आर्मी को वोट देंगे। उसने भले ही भीम आर्मी को मानते हैं लेकिन आजाद समाज पार्टी को नहीं मानते, ये कह रहे हैं? जी पक्का मानते नहीं। उसने भले ही उस चुनाव में ये क्या था सारा, अभी हमारा जो हुआ अभी लोकसभा का, लोकसभा नहीं अभी जी नगर निगम का, नगर निगम चुनाव में इसने भले ही जिला पंचायत में भले ही इसने अच्छी करी हो, लेकिन इसे हम दिल से कह रहे हैं, हम इसे वोट देने के। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सोमपाल जी है सर। जी क्या कहना चाह रहे हैं सोमपाल जी? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बहन जी में वो ताकत है कि 4 बार मुख्यमंत्री रही है यहाँ यूपी की हमारी। अब 4 बार मुख्यमंत्री बनना कोई इतना आसान काम तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जो सपोर्ट में हम ये कह रहे हैं कि जो समाज का लड़का है चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी एक जुर्म के खिलाफ लड़ रहा है, सपोर्ट उसको भी है, लेकिन फिर कमजोर कहाँ पड़ेंगे जब डिवाइड एंड रूल हो गया तो बटगी वोट, सारा मामला ये है ना। दूसरा भ्रष्टाचार, महंगाई दुनिया भर की, पेट्रोल साला 100 रुपये लीटर, आप ये समझो कि गरीब आदमी पिस रहा है, लड़के बेरोजगार हैं, कहाँ रोजगार के साधन कहाँ हैं बताओ? उनको रेडी लगाओ या रिक्शा चलाओ, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं खाली घूम रहे हैं, बेकार हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी सोमपाल जी? ऐसी नहीं थी स्थिति। पहले क्या था? पहले जो भी था, रोजगार भी थे, काफी नौकरियां भी थी, फैक्ट्रियां वगैरह जो कंपनियां चल रही थी। लड़के सोमपाल जी आप ये बताइए, अरे भाई थोड़ा सा शांत। सोमपाल जी ये बताइए कि जैसे कई पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जब कई लोग जो राजनीति पे लिखते हैं, वो 2-3 सवाल पूछते हैं बसपा को लेकर। एक तो वो ये पूछते हैं कि बहन मायावती के बाद बसपा का सर्वे सर्वा कौन होगा, आपको क्या लगता है?
सर बसपा का सर्वे सर्वा तो वो, क्योंकि फिलहाल तो अभी बहन जी है, उसके बाद तो अभी तो ये बाद की बात है सर। बात की बात। जी जी। दूसरी चीज, कई लोगों ने ये, कई आलोचकों ने कहा कि मान्यवर कांशीराम जी ने तो अपने परिवार को हमेशा दूर रखा मिशन से, है ना, जब बामसेव शुरू किया, DS4 शुरू किया और फिर बसपा शुरू की, लेकिन बहन जी अपने परिवार को राजनीति में ले आई, ये भी इल्जाम लगाते हैं कई लोग जो बसपा में रहे हैं और बसपा छोड़ के गए, बसपा के बड़े बड़े नेता रहे, वो भी ये इल्जाम लगाते हैं। सर जिन्होंने गद्दारी की है वो छोड़ गए, बात समझो सर। दूसरा ये राजनीतिकरण है, इसमें क्या होता है कि हमें जितवाना किसको है या जिताना किसको है या हरवाना किसको है, वो चीज़ आ जाती है। और वो कैसे हरवाना है, कैसे जितवाना है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं। बताइए। तो सर इसमें ये होता है कि मान लिया हमने ये समझो कि मीडिया, आप मीडिया हो सर, हाँ, मैं मीडिया रिस्पेक्ट करते हैं हम आपका जी। मीडिया ने जो भी सरकार के दबाव में मीडिया काम करता है, तो मीडिया उसी की बात लिखता है जो सरकार में, जो अस्तित्व में है फिलहाल, जो सत्ता में है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि गरीब आदमी को न्याय मिले, उत्पीड़न ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। बेरोजगारी इतनी बेइंतहा है, बेरोजगार लड़के दुनिया भर के पढ़े लिखे घूम रहे हैं, इनके पास ना जमीन है ना कोई ऐसा कोई साधन है जिससे ये क्या करें कि रेडी लगा ली, रिक्शा चला ली या कोई दिहाड़ी मजदूरी कर ली है। तो हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पिंजौरा गांव में पिछले 5-10 साल में कुछ विकास कार्य भी हुआ है क्या? विकास कार्य सर हुए हैं, किस तरह के? लेकिन हाँ किस तरह के? मकान भी बनने हैं लोगों के, और बने। हम ये नहीं कहते कि सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं तो जो आप बोलोगे सब सुनूंगा। मैंने सवाल पूछा, अब आपकी बारी। फिर भी ये क्या है किस कि- तरह के विकास कार्य हुए? विकास कार्य सर देखो, जो वैसे तो सड़कें मैं बता देता हूँ, बहन जी के टाइम में बनी है यहाँ पे बिजली, सड़कें जब से बनी हुई है, इनकी थोड़ी बहुत रिपेयर होगी, वरना इसके बाद अभी जो आपका नगर निगम है, नगर निगम में जो लड़के थे उनको परमानेंट जॉब मिली है, अब क्या ठेका पड़ता है। सारे जितने भी आपका चाहे विद्युत विभाग है, डाक विभाग है या बैंक है, सारा आपका निजीकरण हो चुका है। निजीकरण करने से ये बताओ, जब आपके पास ठेका आ गया, 20,000 में कोई काम कर रहा है तो वहाँ 5,000 में आप काम कराओगे, ये चीज़ है सर। तो ठेका पड़ता, उत्पीड़न बढ़ रहा है। उत्पीड़न बढ़ रहा है सर। चलिए जी सर। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रतन सिंह है जी। रतन सिंह जी। जी। क्या प्रधान जी हैं? प्रधान जी तो हो नहीं कभी। हाँ, क्या प्रधान? उप प्रधान। उप प्रधान। ये आपको उप प्रधान क्यों कह रहे हैं? हमारे पिताजी जो थे इस गांव के, इस पंचायत के आज से 30 साल पहले प्रधान रह चुके हैं, अच्छा। और उसी लोग लिहाज से लोग प्रधान जी कह देते हैं। रतन सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा काम हलवाई का है सर जी। तो अभी जो लॉकडाउन वगैरह रहा है, तो जो ऐसे कामगार हैं, जो ऐसे कलेक्टिव जब लोग जुटते हैं, उस तरह के उत्सव वगैरह होते हैं, उन सब में जिनकी रोजी रोटी है, उनका काम तो बड़ा प्रभावित हुआ। आपका काम कैसा रहा? हमारा काम सब बिल्कुल बंद रहा, कोई किसी प्रकार की विवाह शादी या कोई समारोह इस प्रकार का नहीं हुआ। इस वजह से सभी लोग अपने घर रहे लॉकडाउन होने के कारण। क्या ये रतन सिंह जी इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुद्दा होगा, या सबसे बड़ा मुद्दा होगा लॉकडाउन, या कोरोना के चलते जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी? कोरोना के चलते जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसका भी एक मुद्दा होगा। मुद्दा इसलिए होगा कि कोरोना जो था, कोरोना रहा कम, लोगों का उत्पीड़न ज्यादा हुआ। किस तरह से? इस तरीके से जैसे हमारा ये मोहल्ला है, हमारा एक गांव है। अरे भाई एक सेकंड, ये लड़ाई झगड़ा मत करिए भाई, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वो तो भैया को बेकर भेज रहे, राजा भैया के चेले हैं। हाँ जी। ये हमारा गांव किसके है। चेले हैं? घर के ही चेले हैं, कोई बात नहीं, जाओ आप। घर के चेले हैं। क्या हो गया, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? जी सर, हाँ कहिए। ये इतने देखे आपने गाँव में हो, हाँ वो तो प्रधान के लड़के से बात कर रहे थे आप। मेरी बात सुनो, मैं बोलूँगा। नहीं, इसको नहीं पकड़ो। चलो इसके इन्हें पहले हाथ हटाओ इनके। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने देख लियो, मैंने दारू पी रखी है जी। आपने दारू पी रखी है? ठीक। हाँ रतन सिंह जी। लॉकडाउन में उत्पीड़न का ये मामला रहा कि जितनी भी हमारी दलित बस्ती थी, और यहाँ नहीं पूरी यूपी के अंदर आप जाकर देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए इस चीज़ का, सभी लोग जितने भी अपने घर से बाहर निकलते थे, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न पुलिस इनका करती थी, नंबर 1। क्योंकि
ये छोटा दबा कुचला समाज है, इसे कोई भी आन के सता लेता था। ऐसे ही मोहम्मडों के ऊपर रहा। बाकी रही सरमाएदारों की, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन सरमाएदारों का लॉकडाउन में भी काम बराबर चलता रहा। पुलिस की सह पे उनका सामान जो है ना दुकान से उठता रहा, बड़े बड़े गोदाम से उठता रहा, छोटी छोटी दुकानों पर पहुंचता रहा। जो मिला तो उन्होंने तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबको लाभ मिला है। और ये सरकार जो है ना एक सरमाएदारों की सरकार है। और इस सरकार के होने के नाते गरीबों की चिंता कौन सी सरकार करती है? गरीबों की चिंता जो है ना हमारी बहन जी ने की है। मायावती की सरकार में गरीबों की चिंता हुई है। मैं वही सवाल दोहराऊंगा रतन सिंह जी, जो बाकी लोगों से पूछा कि बहन जी गरीबों की चिंता करती हैं आपके हिसाब से, तो फिर बहन जी चुनावी रूप से लगातार असफल क्यों हो रही हैं? चुनावी रूप से असफल होना जो है ना, जो स्थानीय जो नेता है, जैसे हमारे विधायक है, सांसद हैं, उन लोगों ने जो है अपने लोगों के काम कराने के लिए इच्छुक रहे। कभी कोई भर्तियाँ खुल गई, अब तो सारे कंपनियों को ठेके दे रखे भर्ती के लिए भी। लेकिन वो क्या करते थे, विधायक ने कह दिया कि हमारा अपना आदमी है, इसका काम हो जाना चाहिए। जिस बच्चे ने गरीब ने मेहनत की है उन लोगों के वो काम नहीं हो पाए, तो सारा का सारा फोकस उन लोगों की वजह से रहा जो बहन जी नाकामयाब रही। चलिए, ये मेरे लिए पिंजौरा के 2 सबक हैं जो मैंने हासिल किए इस बातचीत से। भाई साहब मैं अपनी बात कर लूँ, मेहरबानी। 2 सबक मैंने हासिल किए। एक तो ये कि जो ऑपेड कॉलम में पूरी डिबेट लिखी जा रही है कि चंद्रशेखर और आज़ाद समाज पार्टी ये उनका होम टर्फ है, तो बसपा के मुकाबले उनकी पॉलिटिकल ज़मीन कितनी मजबूत है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो लोग मायावती के नेतृत्व में अभी भी भरोसा करते हैं उनके तर्क क्या हैं, ख़ास तौर पर जो इलेक्टोरल सक्सेस रही और फिर सक्सेस नहीं रही उसको लेके। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की यूपी की हालचाल यात्रा। शुक्रिया।